हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग की ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। हम लोग 68th के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पेपर काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो रहा है, इसलिए काफ़ी लेट भी लग रहा है। प्लस मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि डेली ज़्यादा वीडियोज़ आ सके, इस कारण भी लेट हो रहा है। तो बस हम लोग 68 का पेपर कल तक ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम लोग 69 का जल्दी हो जाए, क्योंकि 68 हम लोग काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं। तो 69 आप लोग के लिए ईजी ही रहेगा, वो भी हम लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। इसके पहले मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर भी कार्य किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 22 नंबर से करेंगे। 23 नंबर तक कल हम लोग कर लिए थे। रिमलैंड थ्योरी किसने प्रपोज किया था, ये हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। व्हाट इज़ हार्टलैंड थ्योरी एंड व्हाट इज़ रिमलैंड थ्योरी। 22 नंबर से आज हम लोग को करना है। ये क्वेश्चन है कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पावर जो है वो डिवाइडेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है। जनरली सेंट्रल और स्टेट, इंडिया में एक और है लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज। ठीक है, तो पावर जो है वो डिवाइडेड होता है। किस प्रकार के सरकार में पावर जो है वो डिवाइडेड होता है, तो वो सरकार होती है संघ सरकार, संघीय सरकार भी बोलते हैं, फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल स्टेट। इंडिया जो है वो फेडरल नेचर का है, मतलब इंडिया में शक्तियाँ जो हैं वो डिवाइडेड है। केवल एक किसी के हाथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर राज्य का अपना सरकार है, फिर लोकली भी सरकार है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं कि मोनार्की क्या होता है। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा का शासन होता है, राजशाही होता है, उसको मोनार्की बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में, यूके में अभी भी आप लोग को पता है कि वहाँ पे क्वीन जो है, किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है। अभी अरब का बहुत सारा कंट्री जो है, सऊदी अरब वगैरह, वहाँ भी किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वो सब है मोनार्की। ठीक है, मोनार्की। इसके बाद एक है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है जहाँ पे, जैसे यूके, जैसे उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है वो क्या है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। किम जोंग उन जो है उनका शासन है, जैसे हिटलर का शासन था। मतलब जहाँ इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। ब्रिटेन में तो इलेक्शन होता है, ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी है, भले राजा रानी वहाँ पे होता है मगर इलेक्शन भी होता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। बस कोई एक कह दिया कि मैं आज से तुम्हारा जो हूँ मालिक हूँ, तो बस वो मालिक है पूरे देश का। तो इस तरह का सिस्टम चलता है, कोई रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है, कोई संविधान नहीं है। वो हो गया डिक्टेटरशिप। और डी नंबर है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है कि जहाँ पे किसी एक रिलीजन का शासन चल रहा होता है, रिलीजियस्टिक कंट्री जो होता है वो होता है कम्युनलिज्म। संप्रदायवाद हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे एक संप्रदाय जो है वो दूसरे संप्रदाय को जो है वो अपने पैरों तले कुचल दे, उस तरह का सिस्टम चलता है। जैसे पाकिस्तान जो है वो एक कम्युनलिस्टिक कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे इस्लाम जो है उसको ही ज़्यादा फेवर किया जाता है। ठीक है, वो तो अपने संविधान में भी लिखा ही है कि हम लोग एक इस्लामिक देश है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपना संविधान में ही लिख दिया है कि हम जो है इस धर्म को मानते हैं, हम ये देश हैं। ठीक है, तो वो हो गया कम्युनलिज्म। नेक्स्ट 21 नंबर हम लोग कल कर लिए थे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल विच अ कॉमन लैंग्वेज, लोगों का एक ऐसा समूह जिनका कॉमन भाषा हो, कॉमन इतिहास हो, कॉमन कल्चर हो। जैसे इंडिया है, इंडिया में जितने लोग हैं उनका एक कॉमन कल्चर है, एक संस्कृति है, कॉमन इतिहास है। ठीक है, हड़प्पा काल से हमारा इतिहास जो चला आ रहा है। कॉमन लैंग्वेज तो नहीं है, लैंग्वेज बहुत सारा अलग अलग टाइप का है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है वो कॉमन है। तो ऐसा जो एरिया है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं राष्ट्र। ठीक है, उसको कहते हैं नेशन। बाकी स्टेट किसको कहते हैं, तो जहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं उसको स्टेट बोलते हैं। 4 चीज़ मतलब क्या क्या, जहाँ क्षेत्रफल होता है, जहाँ जनसंख्या होती है, जहाँ सरकार होता है और जहाँ संप्रभुता होती है, माने सरकार किसी की गुलाम नहीं होती है, वो होता है स्टेट। ठीक है, रिमलैंड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। रिमलैंड क्या होता है, फ्रंटियर, अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर पूछ रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन जो 2 पॉलिटिकल यूनिट को सेपरेट करता है। 2 पॉलिटिकल यूनिट, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, मैप अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का बनाएं, मान लीजिए मैप बनाए इंडिया का। ठीक है, इसी तरह से कुछ मैप बन जाएगा।
तो यहाँ पे है इंडिया, इधर है पाकिस्तान। तो इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट है, मतलब कि हम कैसे जान रहे हैं कि इंडिया क्या है, एक पॉलिटिकल यूनिट, एक राजनीतिक जो है इकाई है। उसी तरह से पाकिस्तान भी एक पॉलिटिकल यूनिट है। और इन दोनों को सेपरेट कौन करा था? हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो क्या वो लाइन जमीन पे बिछाया गया है? नहीं, जमीन पे तो कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है, वो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, वो एक काल्पनिक लाइन है जिसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है। जमीन पे भी बहुत जगह लोग वहाँ पे फेंसिंग वगैरह कर देता है, बॉर्डर बना देता है, लेकिन वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। दो देशों के बीच की जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। सिंपल सा है। लेकिन हम लोग बाकी चीज भी देख लेते हैं। फ्रंटियर क्या होता है? रीजन मतलब तो क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र को रीजन बोलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल रीजन, इकोनॉम पॉलिटिकल रीजन, इस तरह से हो जाएगा। रीजन माने क्षेत्र, क्लाइमेटिक रीजन। बफर जोन क्या होता है ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, बाउंड्री, बाउंड्री इज अ क्लियरली डिफाइंड लाइन। बाउंड्री क्या है? क्लियरली डिफाइंड लाइन होता है बिटवीन टू स्टेट्स, जैसे कि द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर, जो LOC है। रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बाउंड्री हो गया, एक डिफाइंड लाइन, भले वो इमेजिनरी हो। फ्रंटियर क्या होता है? फ्रंटियर ज्योग्राफिकल एरिया होता है, दो देशों के बीच में, दो यूनिट्स के बीच में एक वाइड एरिया। बाउंड्री तो एक लाइन हुआ ना, मगर वाइड एरिया जो होता है उसको फ्रंटियर बोलते हैं। वाइड एरिया मतलब जैसे हम कहेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन नहीं है। मैकमोहन लाइन तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के बीच में कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, पूछा भी जाता है कि कहाँ पर है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? दोनों को अलग कर रहा है। हिमालय एक ज्योग्राफिकल चीज है, कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है, राजनीति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ज्योग्राफिकल चीज है हिमालय। और हिमालय इंडिया को चाइना से अलग कर रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो है ये क्या हो गया? फ्रंटियर हुआ। यहाँ पे कोई नहीं रहता है हिमालय पे। चाइना हिमालय के उस पार रहता है, इंडिया हिमालय के इस पार रहता है। हिमालय बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई लाइन बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में कि इतना दूर का हिमालय तुम्हारा, इतना दूर का हिमालय मेरा। तो ये हुआ फ्रंटियर, इसको बोलते हैं फ्रंटियर। इस तरह का जब कोई जोन रहता है, जैसे कोई नदी मान लो कोई दो देशों के बीच में आ गया। ठीक है, बहुत सारा देश के बीच में नदी आ जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक जगह झेलम नदी आता है। तो जब नदी वगैरह बीच में आ जाता है, जब समुंदर बीच में आ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? फ्रंटियर। उसको बाउंड्री नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंटियर। ठीक है, और इसके बाद है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन जो का मतलब होता है कि जैसे चाइना है और इंडिया है। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में दो छोटा छोटा देश है, आप लोग देखे होंगे, बीच में नेपाल है और भूटान है। ठीक है, तो नेपाल और भूटान क्या कर रहा है कि बफर जोन का काम कर रहा है। यानी कि लड़ाई अगर इंडिया और चाइना, दो बड़े देशों के बीच में बफर की तरह, सैंडविच, दो ब्रेड के बीच में आलू की तरह। ठीक है, बफर जोन वही चीज हुआ, मतलब कि दो बड़े देशों को बीच में क्या करा? वो रोक रहा है लड़ने से। कौन? नेपाल। नेपाल जो है वो हमेशा जनरली आप लोग देखेंगे नेपाल और भूटान जो है ना वो न्यूट्रल कंट्री है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ झुका रहता है या बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ झुका रहता है, दोनों से मेल मिलाप करके रखता है। ठीक है, तो ऐसे जो एरिया होते हैं, ऐसा जो देश होता है बीच में, दो बड़े देशों के बीच में छोटा देश, उसको बफर कंट्री, बफर जोन, बफर रीजन ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गया, बाउंड्री, फ्रंटियर और बफर जोन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग कल क्लियर कर चुके हैं। हार्टलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी मैकाइंडर का दिया हुआ था और हम लोग इसको पूरा पढ़ लिए हैं, तो आप लोग कल का वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको 18 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड सेक्टर थ्योरी फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज। शहरों का इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए सेक्टर थ्योरी किसने दिया है? होयात ने दिया, बर्गियस ने दिया, या उल्मान और हैरिस ने दिया है? तो हम लोग इन जो चार आदमी है, चारों का थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग बता दीजिएगा कि सेक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया है। सबसे पहले हम लोग होयात की थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए होयात सेक्टर मॉडल थ्योरी, यहीं पे तो लिख दिया कि सेक्टर थ्योरी जो है वो किसका है? होयात का है।
अर्बन एरिया मतलब कोई शहर कैसा होता है, इसको लेकर के 3 लोगों ने थ्योरी बनाई थी। एक तो हमारे हो गए होयात जी, ठीक है, एक तो है होयात, दूसरे हैं बर्गियस और तीसरे ये हैं उलमान और हैरिस, दोनों ने मिलकर के थ्योरी दिया था। माने यही लोग थ्योरी दिया था, होयात, बर्गियस और उलमान और हैरिस, जिसमें से सेक्टर थ्योरी होयात का है। बाकी इन दोनों की थ्योरी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, हो सकता है इस बार इन दोनों में से किसी का थ्योरी पूछ दे। चलिए देखिए, ये है होयात का सेक्टर थ्योरी। ये बोलते हैं कि जो कोई शहर होता है, मान लो दिल्ली शहर का ही हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो कोई शहर के बीचों बीच में होता है उसका सीबीडी। सीबीडी मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट माने जिला मत समझिएगा आप लोग, ठीक है, बस समझिए कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माने बीच में उसका सारा बिजनेस एरिया, मतलब जहाँ पे लोग, अगर आप दिल्ली में और आपको कोई खरीदारी करनी, तब कहाँ जाएंगे, कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस कहाँ है, दिल्ली के बीच में है, ठीक है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है, ठीक है, वहाँ पे मेट्रो पहुँच रही है, स्टेशन है, तो वो हो गया सेंट्रल बिजनेस। उसी तरह पटना में मान लीजिए, तो पटना का सीबीडी क्या होगा, गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान में हर चीज़ आपको मिल जाएगा, इंटरटेनमेंट का सारा कुछ है, मूवी, सिनेमा हॉल, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएगा और सब चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। खरीदारी करनी है तो हर तरह का दुकान मिल जाएगा, सोना चांदी खरीदना है तो वो भी दुकान मिल जाएगा, सब मिलेगा। तो वो होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे लोगों के घर नहीं होते, रहने के लिए नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दुकानें होती हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मतलब लोग जाके वहाँ इंटरटेनमेंट और शॉपिंग वगैरह का सिस्टम होता है। वो हो गया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो होयात का कहना है कि बीचों बीच में होगा सीबीडी, ठीक है, बीच में होगा सीबीडी। उसके बाद ये जो ब्लू रीजन है, यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा। जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री होगा वो शहर के इस इलाके में होगा। जो भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, छोटा मोटा खिलौना उद्योग, कुछ भी छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, हर तरह का फैक्ट्री और इंडस्ट्री जो होगा वो इस इलाके में हुआ, ठीक है। इसको आप लोग 2 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री में कौन काम करता है, मजदूर। ज़्यादातर तो मजदूरों पे ही ना रिलाई करता है इंडस्ट्री, और मजदूरों के पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता है, कम पैसा कमाते हैं वो लोग फैक्ट्री में काम करके भी। तो वो लोग क्या होते हैं कि फैक्ट्री के आसपास रहेंगे, क्योंकि दूर रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, टेम्पू का भाड़ा दे करके फैक्ट्री रोज आना जाना करना पड़ेगा, तो वो लोग फैक्ट्री के पास में रहेंगे, यानी कि 3 नंबर ये वाला रीज़न। ये जो ग्रीन वाला यानी फैक्ट्री के पूरे आसपास में कौन रहेगा, लो क्लास रेसिडेंशियल। लोअर क्लास जो जैसे होता है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो लोअर क्लास जो रेसिडेंशियल होंगे वो रहेंगे यहाँ पे फैक्ट्री के करीब में, ठीक है। इसके बाद ये जो येलो जोन है, यहाँ पे रहेगा मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास जो है वो इस जोन में रह रहा है। और सबसे दूर, फैक्ट्री के सबसे दूर क्यों कौन रहेगा, हाई क्लास। हाई क्लास सबसे दूर क्यों रहेगा, क्योंकि हाई क्लास को चाहिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, है ना। और फैक्ट्री के या सीबीडी के आसपास अगर रहेंगे तो ज़मीन का भाड़ा भी ज़्यादा लगेगा। तो हाई क्लास पीपल क्या करते हैं कि शहर से दूर अच्छा सा बड़ा ज़मीन लेता है, बड़ा घर बनाता है, पॉल्यूशन में भी नहीं रहना चाहता है, तो वो शहर से दूर रहता है। उसके पास कार वार भी है, तो वो जब भी आना चाहे तो वो अपने व्हीकल से आ सकता है। तो यहाँ पे 5 नंबर हो गया हाई क्लास रेजिडेंशियल, जो कि फैक्ट्री वाले एरिया से काफ़ी दूर रहेगा। तो ये सेक्टर मॉडल है, यानी कि सब सेक्टर में बांटा हुआ है। सेक्टर नंबर 1 में सीबीडी है, सेक्टर नंबर 2 में फैक्ट्री है, सेक्टर नंबर 3 लो क्लास, सेक्टर नंबर 4 मिडिल क्लास, सेक्टर नंबर 5 हाई क्लास, ठीक है। इसके बाद दूसरा मॉडल है बर्गियस मॉडल। बर्गियस कहते हैं देखो शहर वैसे सेक्टर में नहीं होता है, शहर ऐसे होता है। कंसेंट्रिक रिंग मॉडल, बर्गियस का मॉडल का नाम था कंसेंट्रिक रिंग मॉडल, याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है नाम ही पूछे। कंसेंट्रिक रिंग मॉडल ऑफ बर्गियस मतलब रिंग की तरह, है ना, वो कहते हैं कि ऐसे रिंग की तरह होता है। और यहाँ पे भी जो बीच में क्या रहेगा, सीबीडी। 1 नंबर पे कौन रहेगा, सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और सीबीडी के चारों साइड में क्या रहेगा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। फैक्ट्री इंडस्ट्री के पास कौन रहेंगे, लो क्लास वाले, और लो क्लास के बाद कौन रहेगा, मिडिल क्लास, और सबसे दूर कौन रहेगा इस सब चीज़ से, हाई क्लास। हाई क्लास सबसे बाहर वाले एरिया में रहता है। जैसे आप पटना में देखेंगे ना, तो हाई क्लास वाले जनरली दूर रहते हैं, संपत चक रहेंगे, फतुहा रहेंगे, दूर दूर में घर बना के रहेंगे, ठीक है। तो वो हो गया हाई क्लास रेसिडेंशियल। ये हो गया आपको बर्गियस का कंसेंट्रिक रिंग मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट था ये मॉडल हैरिस और उलमान, ये दोनों
साथ में मिलके ही मॉडल दिया था, उल्मान एंड हैरिस मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। इनके मॉडल का नाम है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। ये मॉडल का भी नाम याद कर लेना, खाली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ नाम ही पूछेगा, इंटरव्यू में भी नाम ही सिर्फ पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कई यहाँ पे बहुत भाग में बांटा है। सबसे पहला है सीबीडी, ये बीच में ही रहेगा, सीबीडी हमेशा बीच में ही रहेगा क्योंकि नाम है इसका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। फिर दूसरा है होलसेल का जो दुकान सब रहेगा, और लाइट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हल्का सामान का जो उद्योग रहेगा, और होलसेल वगैरह वो यहाँ पे है। ठीक है, इसी के आसपास लो क्लास, ये जो पिंक वाला है ये सब लो क्लास वाले हैं, लोअर क्लास रेसिडेंशियल वहीं पे रहेंगे। और उससे थोड़ा दूर में ये हो गया मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास 5 नंबर। और सबसे दूर में कौन रहेगा, हाई क्लास रेसिडेंशियल 6 नंबर। अब हाई क्लास सीबीडी से बहुत दूर रह रहा है, तो हाई क्लास जहाँ रहेगा वहाँ भी तो इंटरटेनमेंट की सुविधा और सब चीज़ देना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा तो उसी के पास है, खर्च तो वही करेगा। तो हाई क्लास रेसिडेंशियल के लिए भी यहाँ पे एक सीबीडी दिया गया जिसका नाम है आउटलाइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। माने यहाँ पे उल्मान और हैरिस के मॉडल में 2 सीबीडी है, लिखा है ना मल्टीपल न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस नहीं है, 2 न्यूक्लियस है। एक सीबीडी यहाँ है जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए है, और दूसरा सीबीडी यहाँ है जो हाई क्लास के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल सब अर्ब रीजन है। सब अर्ब का मतलब सब अर्बन, आधा अर्बन और आधा रूरल एरिया, रेसिडेंशियल सब अर्बन रीजन। ठीक है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होगा, यहीं पे जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, लो क्लास रेसिडेंशियल। और इंडस्ट्रियल सब अर्बन रीजन मतलब यहाँ पे, और फैक्ट्रीज जो है वो उधर रहेंगी। यानी देखो फैक्ट्रीज भी ढेर सारा है ना। सीबीडी भी 2 है, एक सीबीडी यहाँ है, एक सीबीडी यहाँ है, एक फैक्ट्री यहाँ है लाइट मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्ट्री यहाँ है ना हैवी मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्ट्री यहाँ भी है, 3 न्यूक्लियस है फैक्ट्री वाला। तो उल्मान और हैरिस के मॉडल में कई सारे सेंटर्स हैं, कई सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो ये 3 मॉडल आप लोग याद करना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द रूरल लैंड विथ अर्बन फिनोमिना। यानी कि गांव, रूरल लैंड विथ अर्बन फिनोमिना, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो शहरी हो। ऐसा कैसे, देखो शहर और गांव दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। शहर में छोटे छोटे घर होते हैं, है ना, गांव में बड़े बड़े घर होते हैं। जनरली आप देखेंगे कि गांव के लोगों के पास मतलब घर में ही बाग बगीचा भी हो जाएगा। शहर में ये सब नहीं मिलता, शहर में तो लोग बालकोनी में फार्मिंग करता है ना। तो गांव में बड़े घर होते हैं, शहर में छोटे घर होते हैं। गांव में ज़्यादा जो एरिया लैंड का यूज होता है वो एग्रीकल्चर में होता है, मगर शहर में ज़्यादा लैंड का जो यूज होता है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह में होता है, रोड बना हुआ है, रेलवे बना हुआ है। गांव में ज़्यादा खेती के लिए होता है। गांव का जो है जनरली गांव में जो है गार्बेज वगैरह कम देखने को मिलता है, शहर में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा बात कर रहा है ना कि है तो गांव लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक शहर वाला है, यानी कि घर छोटा हो गया है, खेत खत्म हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया हो रहा है। तो वैसा कौन सा इलाका है, तो देखो उसको बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। क्या होता है देखिए रूरल अर्बन फ्रिंज, से मान लीजिए ये है अर्बन एरिया, मान लेते हैं दिल्ली है या कोई भी पटना उटना है, और कहीं दूर में है गांव, यहाँ पे है विलेज। ठीक है, तो शहर और गांव के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज, जहाँ पे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप जाएंगे ना, अगर पटना जा रहे हैं तो पटना में क्या होता है ना कि बीच में पटना में नहीं जाना है, बीच पटना में नहीं जाना है, और एकदम बाहर नहीं। जैसे आप फतुहा के आसपास जाएंगे, संपत चक क्रॉस करेंगे, तो वो जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया जो है वो रूरल अर्बन फ्रिंज बन गया है, रूरल अर्बन फ्रिंज। जैसे बाईपास, पटना बाईपास की तरफ जाएंगे तो रूरल अर्बन फ्रिंज मतलब कि वहाँ पे खेत भी देखने को मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जाम भी लग रहा है रोड पर, जबकि गांव देहात में जाम उम नहीं लगता है, मगर जाम भी लग रहा है, खेत उत भी है। ठीक है, सारी सुविधाएं भी धीरे धीरे मिल रही हैं, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो गांव मगर शहर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिया हुआ, गांव और शहर के बीच का जो इलाका होता है उसको बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा है देखो अमलैंड। अमलैंड क्या होता है, ये देखिए
ये मान लीजिए कि शहर है आपका, सिटी, और शहर में जो भी सामान मिलता है उसका फ्लो जितना दूर तक होता है, जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं आप यहाँ रहते हैं ए में, ठीक है, आपको खरीदना है दूध, तो आप कितना दूर जाइएगा, अपने घर से कितना दूर जाइएगा, 4 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान दूध के लिए। अब मान लेते हैं कि आपको खरीदना है मोबाइल, तो आप अपना नियरेस्ट मार्केट तक जाइएगा, जहाँ तक आपका मार्केट होगा, हो सकता है मार्केट 5-10 किलोमीटर दूर हो, तो आप मोबाइल के लिए वहाँ तक जाएंगे। अगर आपको खरीदना है लैपटॉप, तो आप और दूर जा सकते हैं कि मैं दूसरा ज़िला में ज़्यादा अच्छा मिलता है, मैं वहाँ जाऊँगा। या फिर आपको खरीदना है कार, तो आप सोचेंगे मैं पटना से कार लेकर के आता हूँ, अगर आप भागलपुर रहते हैं आप सोचेंगे पटना से लेके आता हूँ। तो जो गुड्स का फ्लो होता है ना, जब लोग महंगी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो गुड्स का फ्लो जो है वो उतना दूर दूर जाता है। अब कोई मान लेते हैं कि दुकान है, ठीक है, कोई दुकान है, वो दुकान में जो भी सामान मिलता है इतना दूर तक का लोग उस दुकान में आता है, बाकी दूर वाले लोग दूसरे दुकान जा रहे हैं, इस लाइन के बाहर वाले लोग जो है वो अपने नज़दीकी दुकान जा रहे हैं, पर इतना दूर का लोग जो है वो इस दुकान तक आ रहा है, तो इतना दूर को क्या बोलेंगे, इस दुकान का अमलैंड एरिया, क्या बोलेंगे, अमलैंड एरिया, ठीक है। उसी तरह से कोई शहर है, इस दुकान के बदले हम मान लेते हैं कि कोई शहर है, अब इस शहर में जो भी सामान मिल रहा है इतना दूर से लोग उस सामान को खरीदने के लिए आता है, ठीक है, बस इतना ही दूर से आता है, इसके बाद के लोग जो है वो दूसरे शहर जा रहे हैं। तो इस शहर का जो अमलैंड एरिया है वो ये है, ये इस शहर का अमलैंड एरिया हो गया। समझ में आया अब आपको अमलैंड एरिया क्या होता है, मतलब वो शहर जितना एरिया तक लोगों को फीड करता है, उसके गुड्स और सर्विसेज जितना दूर तक लोग लेते हैं, उपयोग करते हैं, वो एरिया कहलाता है अमलैंड एरिया। क्या कहलाएगा, अमलैंड एरिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो ये है अर्बन फील्ड। अर्बन फील्ड कुछ नहीं, मतलब शहर में शहरी मैदान, खेत। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का, साउथ इंडिया का नक्शा है और यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, तो किसी भी पोर्ट के अंदर का जो इलाका होता है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पोर्ट या किसी भी शहर, जैसे मान लीजिए कि कोच्चि पोर्ट है, तो उसके अंदर का जो इलाका है उसको क्या कहेंगे, हिंटरलैंड कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज ऑल्सो यूज फॉर लीनियर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। हम लोग ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसके संबंध में डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हम आपको लीनियर पैटर्न और रूरल सेटलमेंट में और कितने सारे पैटर्न होते हैं सारा पढ़ाए थे, तो इसका जवाब जो है वो आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है 68 पे, देख रहे हैं आप लोग, देख भी रहे होंगे बहुत सा क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, बहुत सारा टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो 69 का भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन जो काफ़ी इजी होने वाला है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल काफ़ी इजी आप लोग के लिए होने वाला है। 16 का आंसर आप लोग कमेंट में देना। 15 नंबर है द प्रोसेस बाय विच रूरल कम्युनिटी ग्रो टू फॉर्म न्यू सिटीज, मतलब रूरल एरिया ग्रो करके शहर बनेगा तो क्या बोलेंगे, अर्बनाइजेशन बोलेंगे, सिंपल सा बात है। अर्बन एरिया बनेगा तो अर्बनाइजेशन बोलेंगे। मॉडर्नाइजेशन मतलब तो मॉडर्न होना होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो गठित हुई थी, और पॉपुलराइजेशन तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज मेनली परफॉर्म्ड इन रूरल सेटलमेंट। गाँव में लोग कौन सा ऑक्यूपेशन मुख्य रूप से अपनाते हैं। तो इकोनॉमी में 3 तरह का जो ऑक्यूपेशन है वो होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, कुछ लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ द्वितीयक में, कुछ तृतीयक में। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे खेती, खनन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो बोलते हैं प्राथमिक, प्राइमरी चीज़ है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राथमिक। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी में आता है उद्योग क्षेत्र, ठीक है, उद्योग, जैसे कोई चीनी मिल में मजदूर है, कहीं भी उद्योग में कोई मैनेजर है, कुछ भी उद्योग का काम कर रहा है तो उद्योग। और टर्शरी, टर्शरी क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर,
ठीक है, ये सब हो गया सेवा क्षेत्र। तो गांव देहात में लोग तीनों में से कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, ये आपको जवाब देना है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड पॉपुलेशन इन बिलियन इन जनवरी 2023। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी आप लोग को पता होगा 8 बिलियन जो है वो चल रहा है, तो 8 बिलियन इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कितने स्टेज होते हैं, हम लोग पूरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देख लेते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी इस बार स्टेज पूछा है पर नेक्स्ट टाइम इससे बहुत क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसके मुख्य रूप से 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4। कोई भी देश में कहीं पे भी 4 स्टेज है, हर देश कहीं ना कहीं रिलाई करेगा। अभी आप लोग समझ जाएंगे कैसे। देखिए जो पहला स्टेज होता है इसमें जो डेथ रेट होता है और बर्थ रेट होता है दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, दोनों हाई है, डेथ रेट और बर्थ रेट। जितना बच्चा जन्म ले रहा है आधा से ज़्यादा तो जन्म के समय मर जा रहा है, फिर 1 साल के अंदर मर जा रहा है, कोई ना कोई कुपोषण हो जा रहा है, बीमारी हो जा रही है, बीच में मर जा रहा है। आपको पता होगा जब इंडिया में अंग्रेजों का राज था, ठीक है, उस समय इंडिया का 27 ईयर था लाइफ, जो हम लोग बोलते हैं एवरेज, वो 27 ईयर था। मतलब कि कोई व्यक्ति कम में मर जा रहा था, कोई ज़्यादा मर जा रहा था, एवरेज 27 साल था। अभी तो 61 साल चल रहा है ना, जनरली लोग 60 साल जी रहे हैं। उस टाइम पैसा नहीं था, कोई शहीद हो जाता था, किसी गोली मारता था, कोई बीमारी से मर जाता था, ठीक है। तो बर्थ और डेथ रेट बहुत ही हाई होता है। कोई भी देश जब शुरू का स्टेज में होता है, जहाँ पर शुरू का स्टेज में बर्थ एंड डेथ रेट हाई रहता है, पॉपुलेशन बहुत ही कम रहेगा, लो पॉपुलेशन, और इस स्टेज को कहेंगे हाई स्टेशनरी। स्टेशनरी माने रुका हुआ है, पॉपुलेशन कम रहेगा, ठीक है, बहुत ही कम। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। इंडिया भी फर्स्ट स्टेज में कभी ना कभी था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लोग अपना जो है मेडिकल फैसिलिटी को बढ़िया बनाने लगते हैं, ठीक है। जब मेडिकल फैसिलिटी का सुविधा बढ़ेगा, जैसे पहले क्या होता था कि घरों में ही डिलीवरी होता था तो बच्चे मर जाते थे, माँ मर जाती थी। अब क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा होने लगा है, तो इससे सुरक्षा बढ़ गया है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़, और बूढ़े भी अब ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं, बहुत दिन तक जी रहे हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज जैसे जैसे अच्छा होगा तो डेथ रेट क्या होगा, गिर जाएगा, डेथ रेट गिर जाएगा। देखिए सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, डेथ रेट एकदम तेजी से डिक्लाइन किया है ना, तेजी से डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन किया। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, दोनों हाई है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई है, तो पॉपुलेशन कम है। सेकेंड स्टेज में डेथ रेट बहुत ही कम हो जाए क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। तो अगर मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा। तो देखिए सेकेंड स्टेज में जनसंख्या ऊपर की तरफ भाग रहा है ना। बर्थ रेट अभी भी हाई है, बच्चों के जन्म लेने की दर जो है अभी भी हाई रहेगी, उसमें भी हाई रहेगी। जैसे आज़ादी के बाद क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, डेथ रेट गिरा, मगर बर्थ रेट बहुत ही हाई बना हुआ था। इंडिया में तो अभी तक मतलब कि अब ठीक है, सिर्फ बिहार यूपी में थोड़ा बर्थ रेट हाई चल रहा है, बाकी तो लगभग हर जगह ठीक चल रहा है। जो TFR है वो कितना होना चाहिए, एग्जाम में प्रीलिम्स में आया था, हो सकता है मैं से पूछ दे, 2.1 होना चाहिए TFR, ठीक है। 2.1 मतलब एक महिला जो है वो 2.1 बच्चे को जन्म दे, 2.1 मान 2 समझ लो, ठीक है। 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए मेंटेन रखने के लिए, ताकि पॉपुलेशन बहुत गिरे नहीं और बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। इसके बाद जो थर्ड लेवल होता है उसमें क्या होता है कि लोगों में फैमिली प्लानिंग का बढ़ जाता है, जो एजुकेशन बढ़ जाता है, फिर लोग समझ जाते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना है, ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना है, तो क्या होता है, बर्थ रेट भी डाउन हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी डाउन हो जाएगा, और बर्थ रेट जब डाउन होगा, और डेथ रेट तो डाउन है ही, मगर बर्थ रेट अभी डाउन होना शुरू हुआ है, तो पॉपुलेशन इस स्टेज में भी बढ़ेगा ही, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट तो डाउन है ही, और सॉरी डेथ रेट तो ऑलरेडी डाउन चल रहा था, बर्थ रेट ना डेथ रेट से भी कम हो जाएगा, माने एकदम बच्चा को जन्म ही नहीं देगा। जैसे अभी देखो बहुत सारा ऐसा देश है, चाइना देखो, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, फिर अब तो चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी चल रहा है क्योंकि चाइना समझ गया कि मेरा तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डाउन होने वाला आगे साल में, अब चाइना फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता, इसीलिए, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा एजुकेशन होगा, लोग जो है वो शादी करने से फिर वो करेंगे, शादी नहीं करेंगे, फिर बच्चे नहीं होंगे। चाइना, जापान,
ये सब जगह में क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत कम हो गए, या तो एक बच्चा या तो फिर है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा, बहुत ही डाउन हो जाएगा। डेथ रेट भी डाउन है, बच्चा जन्म भी नहीं ले रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन तो बढ़ा हुआ ऑलरेडी था ही, मगर धीरे धीरे क्या होगा, जनसंख्या भी गिरने लगेगी। जैसे जापान को कहा जाता है ओल्ड कंट्री, मतलब ओल्ड हो रहा है वहाँ का लोग, जो बूढ़ों का देश, ठीक है। जापान और इटली, ये क्वेश्चन शायद इसी बार प्रीलिम्स में पूछा गया था, बूढ़ों का देश, या शायद यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी इंडिया इस स्टेज पे नहीं है, फोर्थ स्टेज पे जापान, इटली, ये सब है। यूएस भी बढ़ रहा है फोर्थ स्टेज पे। इंडिया जो है वो अभी इस स्टेज पे है, जहाँ पे यहाँ पे इंडिया, ठीक है, थर्ड के शुरुआत में है इंडिया। तो ये हो गया आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। इन जनवरी 2023 द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, ठीक है। मतलब कि 2023 में ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था, तो देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है वो पूछा कि 8 बिलियन, क्या ग्रोथ रेट था, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में मतलब कि किस क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट का ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसका कम है, एक वीडियो इसके ऊपर लेते आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.9। 0.9 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रेट जो है वो है, इसी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस इज। ह्यूमन रेस मतलब जो, देखिए दुनिया में बहुत टाइप का इंसान होता है, फेस के आधार पे मतलब बात कर रहे हैं, बहुत टाइप का। जैसे कि अफ्रीका में देख लेते हैं तो वहाँ के लोग काफ़ी लंबे, काले, ठीक है, हिस्ट पुस्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनका फेस कैसा, ब्लैक होता है। उसी तरह से अगर हम लोग इंडिया का देखें तो इंडिया में तो बहुत मिक्सचर देखने को मिलता है, साउथ में अलग मिलता है, नॉर्थ में अलग मिलता है। फ्रांस, ब्रिटेन के लोग काफ़ी गोरे, बाल ब्राउन, ठीक है, हाइट अच्छा। और चाइना का देखें तो हाइट कम, चेहरा जो है वो थोड़ा मतलब आँखें जो है वो बंद टाइप का, ठीक है। साउथ कोरिया और जापान का लोग का चेहरा अलग होता है। ये चाइना और जापान में अलग अलग चेहरा देखने को मिलता है। तो इस तरह से दुनिया में कई टाइप का चेहरा का लोग है, इसको ही ह्यूमन रेस बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, अलग अलग टाइप के इंसानों का जो उदय हुआ, ये क्यों हुआ है? तो पहला है क्लाइमेटिक चेंज, तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर है, सही बात है। अफ्रीका के लोग काले क्यों हैं? क्योंकि अफ्रीका ऐसा कंट्री है जहाँ से तीनों रेखा गुजरता है, कर्क रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है, अफ्रीका ऐसा महादेश है जहाँ से गुजरता है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो इसीलिए वहाँ के लोग काले हैं। तो क्लाइमेट के कारण भी ऐसा होता है। फिर हार्मोनल चेंज भी इफेक्ट करता है। और तीसरा है सोशल मिक्सिंग बाय माइग्रेशन के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ के समुदाय में मिक्स हो जाते हैं, जेनेटिक मिक्सचर हो जाता है, शादी ब्याह कर लेते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है इवोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 9 नंबर, ह्यूमन रेसेस आर डिटरमाइंड बाय। ह्यूमन रेस को डिटरमाइन क्या चीज़ से करते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि कौन किस रेस का है? तो अभी तो पता है कि चेहरा देखते हैं, ठीक है, उसका जेनेटिक है वो चीज़, वहाँ से पता चलता है। उसके समुदाय से नहीं, उसके कल्चर से भी नहीं, और उसके सोशल क्लास से भी नहीं, बल्कि उसका सोमैटिक ट्रेट्स एंड हेरिडिटी मतलब जीन, ठीक है, मुख्य तो जीन ही होता है ना, जीन से ही उसका वैसा फीचर जो है, वैसा करेक्टरिस्टिक्स, वैसा फिजिकल फीचर वो आता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग कल 68 को ख़त्म करते हुए फिर 69 स्टार्ट भी कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।